सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को जूही की कली कविता पढ़ाया था। आज मैं आपको तोड़ती पत्थर कविता पढ़ाऊंगी। जूही की कली और तोड़ती पत्थर दोनों किसकी कविता है? दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जूही की कली की क्या विशेषता है? वो कविता जो है छायावादी कविता है, मुक्त छंद की रचना है, निराला जी की कविता है ये। उसी प्रकार तोड़ती पत्थर जो है निराला की ही कविता है, लेकिन ये छायावादी रचना नहीं है, ये प्रगतिवादी रचना है। इसका मतलब यह है कि मजदूरों, किसानों, दलितों और जो है श्रमिक लोगों के बारे में काव्य रचना करना प्रगतिवाद की खासियत है। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत आने वाली एक सशक्त कविता है तोड़ती पत्थर। तो आप लोगों को प्रगतिवाद क्या है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, इस पर भी विचार करना जरूरी होता है। इसके लिए नोट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो ऐसे के लिए भी पूछा जा सकता है इस प्रकार के जो जनरल क्वेश्चन। तो उसी प्रकार आप लोगों को छायावादी की विशेषताएं क्या है, इस पर भी नोट्स प्रिपेयर करके रखना आवश्यक होता है। तो हम तोड़ती पत्थर की ओर जाएंगे। अब कविता सुन लीजिए। तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। तो अब देखिए, निराला जी इलाहाबाद के पथ से होकर जा रहे थे। उस समय उन्होंने एक मजदूर ने औरत को देखा। इसका चित्रण कवि कर रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर, वो औरत जो है पत्थर तोड़ रही थी। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। उस औरत को, उस श्रमिक युवती को उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर देखा। तो उस समय वो युवती पत्थर तोड़ रही थी, वो महिला, वो श्रमिक औरत पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। जहां पर वो युवती, वो नारी बैठ के काम कर रही है, वहां छाया देने के लिए कोई पेड़ नहीं है। श्याम तन भर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। तो उस युवती काले रंग की युवती है, उसका वर्ण तो श्याम वर्ण का था, वो काले रंग की है और वो यौवन युक्त युवती है। उनके शरीर ने यौवन को बांध के रखा है, ऐसा कवि को लग रहा है। तो वो काले रंग की थी और यौवन युक्त युवती थी और उनकी आंखें जो हैं नीचे की ओर झुकी हुई थी। उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, वो मन लगा के अपने प्रिय कर्म कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो मन लगा के वो काम अब कर रही है। तो वो पत्थर तोड़ने के वो काम, वही उनका जो जीविका है, जीविकोपार्जन का माध्यम है। तो वो काम वो मन लगाकर कर रही है, यही कवि कहना चाहते हैं। तो उनके हाथ में जो है गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। उनके हाथ में भारी हथौड़ा है, एक बड़ा हथौड़े से उन्होंने उस पत्थर पर मार दिया है। तो उनके हाथ में बहुत बड़ा एक हथौड़ा था। इस हथौड़े के जरिए वो उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। और सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, जहां पर बैठकर वो काम कर रही है, उसके सीधे सामने जो है तरुमालिका, पौधों की पंक्तियां हैं, पेड़ों की पंक्तियां हैं
अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े जो मकान हैं और प्राकार भी है। उन मकानों को घेरे हुए चार दीवारी भी हैं। चार दीवारी का मतलब है चुट्टुमदिल। तो जहां पर वो बैठकर काम कर रही है वहां उन्हें छाया देने के लिए कोई पेड़ नहीं है, लेकिन उनके सीधे सामने जो है पौधों के जो कतार दिखाई देता है और उसी प्रकार बड़े बड़े मकान है, मालिका है और चार दीवारी भी वहां पर देखने को मिलता है। तो एक बार फिर आप देख लीजिए, कवि इलाहाबाद के पद से होकर जा रहे थे। उस समय उनकी दृष्टि एक पत्थर तोड़ने वाले औरत पर पड़ी। तो वो औरत क्या कर रही थी? वो औरत पत्थर तोड़ रही थी। जहां पर बैठकर वो काम कर रही थी वहां छाया देने के लिए कोई पेड़ नहीं था। वो काले रंग की थी और यौवन युक्त महिला थी। उसे देखकर कवि को लगता है उनके शरीर ने यौवन को बांध कर रखा है और उनके नयन तो उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं। वे तल्लीन होकर मन लगाकर अपने प्रिय काम में तल्लीन हो रहे थे और तल्लीन होकर अपना प्रिय काम कर रहे थे। और उनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है। उस हथौड़े के माध्यम से उन्होंने बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। उनके सामने जो है पौधों की पंक्तियां है, पेड़ों की पंक्तियां है, कतार दिखाई देते हैं और इसी प्रकार बड़े बड़े जो मकान हैं और चार दीवारी भी दिखाई देता है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उड़ी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। उस समय का वर्णन कवि कर रहे हैं। आगे गर्मियों के दिन था और इसलिए धूप ज्यादा था, धूप चढ़ रही थी। दिन का एक भयावह रूप देखने को मिलता है। दिन का ക്രോധമയി രൂപ, തമതമാത്ത रूप माने ജ്വലിക്കുന്ന രൂപ। ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്ന സമയം ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള സമയം ഏതാണ്? उसी का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ रही थी और दिन का भयावह रूप, क्रोध भरा रूप देखने को मिलता था। उस समय जो है उड़ी झुलसाती हुई लू, शरीर को झुलसाने वाले लू चल रही थी उस समय। तो उस प्रचंड ताप में जो है धरती इस प्रकार जल रही हो जैसे रुई जल रही हो। धरती इस प्रकार जल रही थी जैसे रुई जल रही हो। रुई का मतलब है पन्नी, कॉटन। तो धरती इस ताप से इस प्रकार जल रही है मानो रुई जल रही हो। रुई के समान धरती जल रही है उस समय। गर्द छिनंगी छा गई, गर्द का मतलब है धूप और धूल। छिनंगी का मतलब है चिंगारियां। तो धूल की चिंगारियां सब कहीं छा जाती हैं। ऐसे में दोपहर का समय हो गया, प्रायः हुई दोपहर। उस समय भी वो युवती क्या कर रही है? तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही है। तो गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ रही थी, दिन का भयानक रूप, क्रोध भरा रूप देखने को मिलता है। उस समय जो है शरीर को झुलसाती हुई लू चल रही है और धरती के जलन को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वहां पर रुई जल रही हो और धूल की जो चिंगारियां सब कहीं छा गई हैं। और इतने में दोपहर का समय हो गया। उस समय भी वो औरत वहां पर बैठ के पत्थर तोड़ रही है। तो आगे की पंक्तियां देखिए। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी चंगार। तो इतने में जो है कवि उस युवती को देख रहे थे। तो युवती भी पहचान लिया कि
कवि उसे देख रहा है। तो वो कवि की ओर देख के फिर उस भवन की ओर देखा, कवि की ओर देख के उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार, टूटे हुए तार के समान वह उस भवन की ओर देख रही थी। तो इसका मतलब क्या है? टूटे हुए तार से जो सुमधुर संगीत बाहर नहीं आते, इसी प्रकार उनकी जीवन भी, उनकी जिंदगी भी टूटे हुए तार के समान है। तो इनकी इस अभागों में वो जीवन जीना सीख लिया है। तो टूटे तार के समान वो उस भवन की ओर देख लेती है। और इस प्रकार देखकर वो दृष्टि कवि पर पड़ जाता है, उनकी दृष्टि। तो कवि को ऐसा लगता है, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से उस औरत ने कवि को देखा, उस दृष्टि से कोई भी उसे अभी तक नहीं देखा था। इतनी संवेदना उनकी उस दृष्टि में समा हुआ था। तो वही कहा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो कवि उस युवती को देख रहा था, युवती ने भी पहचान लिया उसे कवि देख रहा है। तो वो अपने उस प्रिय काम को छोड़कर, पत्थर तोड़ने के उस काम को छोड़कर टूटे तार के समान वो उस भवन की ओर देख रहा था। उसकी उस कादर दृष्टि को देख के कवि को ऐसा लगा कि उस दृष्टि से उसे कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था। उसे, कवि को इस प्रकार की कादर दृष्टि से किसी ने भी अभी तक देखा नहीं। तो उनकी दृष्टि देख के कवि को ऐसा लगता है कि जो मार खा रोई नहीं, मार खाने पर भी न रोने वाले के समान भी उनकी वो दृष्टि, यानी कि उनकी जिंदगी में जो है अभाव थे और कठिन परिस्थितियां थे, उन्हें बहुत अधिक अभाव झेलना पड़ता था, परेशानियां झेलनी पड़ती थी। और ये भी नहीं, वो मुश्किल से जिंदगी जी रही थी, अपनी जीविका चलाने के लिए ही वो यह मजदूरनी का काम वो कर रही है। तो फिर भी वो यही बताना चाहते हैं, इतने अभावों में भी मैं हार मानने को तैयार नहीं है। यही कवि इन पंक्तियों में बताना चाहता है। जो मार खा रोई नहीं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मार उन्होंने खाई है अभावों के जरिए, फिर भी वो जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, जो विकल परिस्थितियां हैं, जो अभाव है, उसे वो मार खाने के लिए, यो हार मानने के लिए वो तैयार नहीं है। सजा सहज सितार, फिर वो एक सहज सितार के समान दिखाई देता है। सहज सितार का मतलब क्या है? एक प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो साधारण रूप से हम दिखाई देने वाले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार, उससे जो सुमधुर संगीत बाहर आते हैं। तो जीवन की विकल परिस्थितियों में भी न मार खाकर न जीने वाली ये युवती, वो उस जिंदगी में हारना नहीं चाहते। एक साधारण युवती की तरह वो दिखाई देता है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी चंगार, उस सहज सितार के समान दिखाई देने वाले उस औरत के अंदर मन से जो स्वर बाहर आ रही है, वो स्वर कभी भी कहीं से भी नहीं सुना है। यानी कि जो संवेदना वो युवती कवि से बांटना चाहती है, इस प्रकार की जो संवेदना, उनकी मानसिक अनुभूति का साक्षात्कार कवि वहां पर कर रहे हैं। इस प्रकार की जो अनुभूति कहीं भी कभी भी कवि ने नहीं देखा है और नहीं सुना है। तो एक बार फिर मैं बताऊंगी, कवि उस युवती को देख रही थी और युवती भी देख चुका है कि उन्हें कवि देख रहा है। और यह जान के उस युवती ने एक टूटे हुए तार के समान उस भवन की ओर देखा, यानी कि कवि को यह अवगत कराने के लिए मेरी अवस्था किस प्रकार है और बाकी सबों की अवस्था किस प्रकार है।
जहां पर मैं बैठ के काम कर रही है वहां छायादार पेड़ भी नहीं है, लेकिन जिस भवन की ओर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे जो पेड़ वगैरह वहां पर है, एक टूटे हुए तार के समान वो कवि को देख रहे हैं। टूटे तार से कभी भी कहीं भी एक सुमधुर संगीत बाहर नहीं निकलते हैं। तो जिस दृष्टि से ये युवती कवि को देख रही है, वही दृष्टि कवि ने कभी भी नहीं देखा। इस दृष्टि से उसे ऐसा जान पड़ता है कि जो मार खा रोई नहीं, जीवन की विकल परिस्थितियों में भी वे हारने को तैयार नहीं है। एक सहज सितार के समान वो दिखाई देता है। एक सहज सितार से सुमधुर संगीत बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार उनके अंदर मन से जो संगीत वो जो कहना चाहते हैं, वो बात कहीं भी किसी ने भी कवि से नहीं कहा था, वही स्वर कवि कभी भी नहीं सुना है। तो इतने में जो युवती खो जाती है, वो सीधे उस भवन की ओर देख के कवि से कुछ कहना चाहते हैं। कवि उसे आत्मसात कर लेते हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो कवि आत्मसात कर लेते हैं। इतने में एक क्षण के बाद वह कांपी सुखर ठुलक मादे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ थी पत्थर। एक क्षण के बाद युवती को आभास होता है, वो काम उठ जाते हैं और उनके जो माथे से सीकर पसीने की बूंदे नीचे गिर रहे हैं। फिर वे कांब के अपने जो प्रिय कर्म में फिर तल्लीन हो जाते हैं और वे हमसे कहना चाहते हैं कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ रही हूं। तो एक बार फिर आप सुन लीजिए। कवि इलाहाबाद के पद से होकर जा रहे थे। उस समय उनकी दृष्टि एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूर ने औरत पर पड़ गई। तो वो औरत जो है वहां पर बैठ के पत्थर तोड़ रही थी। जहां पर वो बैठ रही थी वहां छाया देने के लिए कोई पेड़ वगैरह नहीं था। तो वो युवती जो है काले रंग की युवती थी और उनके शरीर में यौवन भरा हुआ है। शरीर ने उसके यौवन को बांध के रखा है। उनके जो नयन है नीचे की ओर झुकी हुई थी, उनकी आंखें वे अपने प्रिय कर्म में कर्म तल्लीन होकर कर रही थी। मन लगा के वो पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथ में जो है एक बड़ा सा हथौड़ा था। उस हथौड़े से वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही हैं। तो उनके सामने जो है जहां पर वो बैठ के काम कर रही है, उसके सीधे सामने जो है पेड़ों की बड़े बड़े कतार है, पंक्तियां हैं, बड़े बड़े जो मकान है और चार दीवारी भी हैं। लेकिन जहां पर वे बैठ के काम कर रही है वहां छाया देने के लिए एक पेड़ भी नहीं है। जो गर्मियों के दिन थे, धूप ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। दिन का जो बहुत भयावह रूप, कठोर रूप वहां पर देखने को मिलता है। शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी और धरती उस धूप में इस प्रकार जल रही है मानो रुई जल रही हो और धूल की जो चिंगारियां सब कहीं छा जाती हैं। इतने में दोपहर का समय हो गया। उस समय भी वो युवती वहां पे बैठ के काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। तो युवती ने देखा कि ये कवि उसे देख रहा है और युवती भी कवि को देखने लगा और कवि को देख के वो सीधे उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार के समान, एक टूटे हुए तार के समान वो उस भवन की ओर देखा और उनकी उस कादर दृष्टि को देख के कवि को ऐसा लगता है इस प्रकार की दृष्टि उन्होंने कभी नहीं देखा है। और उस दृष्टि में यही समा हुआ है कि जो मार खा के रोया नहीं, जिंदगी की विकल्प परिस्थितियों में, जिंदगी की कठिनाइयों में हार मानने को ये युवती तैयार नहीं है। यह उनकी दृष्टि में समाया हुआ है, यही कवि को लगता है। और फिर एक सहज सितार के समान वो दिखाई देता है। सहज सितार से
सुंदर सुरम्य संगीत बाहर आते हैं। एक साधारण नारी की तरह वो वहां पर दिखाई देता है, लेकिन उनकी उस दृष्टि से वो जिस संवेदना कवि से, जिन अनुभवों को कवि से बांटना चाहते हैं और उनकी जो मानसिक भावना किस प्रकार के है, इसका साक्षात्कार उस दृष्टि से कवि ने अपना लिया है। और कवि को लगता है कि उनके मन से, उस युवती के आंतरिक मन से जो शब्द बाहर आने को है, ऐसी वो कादर दृष्टि, ऐसी वो एक संवेदना उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं सुना है। तो उनकी दृष्टि में सब कुछ समा हुआ है। वो जो कहना चाहते हैं वो सब उनकी दृष्टि से कवि ने आत्मसात कर लिया है। तो वो यही कहना चाहते होंगे कि उनकी जिंदगी किस प्रकार है, दूसरों की जिंदगी किस प्रकार है, फिर भी मैं इन विकल परिस्थितियों से गुजर कर आगे बढ़ूंगी। मैं मार खाने खाकर रोने वाले बच्चे के समान नहीं है, मार खाकर भी मैं रोऊंगी नहीं। मैं इस विकल परिस्थितियों को कुचल कर आगे बढ़ूंगी। और ये भी वो बताना चाहेगा शायद, परिश्रम और असुविधा से मैं दुखी नहीं हूं। और इस प्रकार उनकी उस दृष्टि से जो स्वर, वो जो कहना चाहते हैं, ऐसी बातें कवि ने कभी भी कहीं भी नहीं सुना है। और इतने में समय बीत चुका तो ये युवती एक क्षण बाद काम उठी, क्योंकि उसे काम करना है। उनके माथे से सीकरों की बूंदें ठुलक रही थी और फिर वो अपने प्रिय काम में तल्लीन हो गई और हमसे वो कहना चाहती है कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं। तो यही इस कविता का जो सारांश है। इस कविता में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। तो अब देखिए, जो प्रारंभिक भाग में जो है पथ पर नथ नयन हथौड़ा हाथ में जो है अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और तन यौवन नत रत नयन मन मालिका अट्टालिका में ध्वनि साम्य है। और छठ रही थी धूप, उस भाग में जो है तम तमाता ज्यों जलती, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। रुई ज्यों जलती हुई भू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और गर्द चिनंगी में रूपक अलंकार है। और प्रायः हुई दोपहर में संदेह अलंकार है। उसके बाकी भाग में जो है देखते देखा में और कर कोई में अनुप्रास अलंकार है। और उनकी दृष्टि का मानवीकरण भी किया गया है, क्योंकि रोना दृष्टि का नहीं मानव का धर्म है। तो इतना ही। और उसके जो आगे भाग में जो है सहज सितार और के काम भी से सीकर कर्म कहा में अनुप्रास अलंकार है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। और सजा सहज सितार में रूपकादिशोक्ति अलंकार है। तो इतना ही इस कविता के बारे में कहना है मुझे। तो आगे अगले कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।